Okay, so welcome to the second day revision and the last day revision of CA Foundation September 24 एग्जाम्स फॉर इकोनॉमिक्स। कल हमने मैक्रो के काफी सारे पोर्शंस कवर कर लिए थे। इसके बाद अपन कल बात कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड में यूनिट पब्लिक फाइनेंस पूरा हो गया था। इंटरनेशनल में यूनिट 1, यूनिट 5, यूनिट 4 हो गई थी। यूनिट 2 के अंदर एक दो आप लोगों को कंफ्यूज करने के टैरिफ्स रहते हैं। जैसे अगर आप बाउंड टैरिफ की बात करोगे तो बाउंड टैरिफ मतलब एक लिमिट सेट कर देता है बाउंड टैरिफ। ओके, तो बाउंड टैरिफ में कि इस लिमिट के आगे हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, और उसके बाद एक होता है अप्लाइड टैरिफ। तो ये बाउंड टैरिफ अप्लाइड टैरिफ के थोड़े थोड़े कंफ्यूजन होते हैं, वो मैं ले लेता हूँ आप लोगों के साथ में ताकि आप लोगों को थोड़ा ईजी हो जाएगा। बाउंड टैरिफ में ये था कि आइटम स्पेसिफिक आप लिमिट्स लगाते हो, हाँ या ना। हम्म तो बाउंड टैरिफ वो रहता है कि व्हेन यू आर अंडर, खुद के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचना होता है, दैट यू गिव अ कमिटमेंट यू विल नॉट गो बियॉन्ड दिस, और ये आइटम स्पेसिफिक होता है, पूरा नहीं होता एक साथ। ठीक है। एंड अप्लाइड टैरिफ वो होता है जो आप एमएफएन बेसिस पे लगाते हो। अप्लाइड टैरिफ काम तब करेगा जब बाउंड टैरिफ से अलग होगा। एक तो ये हो गया। एस्केलेटेड टैरिफ आप लोगों को लॉजिक क्लियर है। एस्केलेटेड टैरिफ जैसे जैसे प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी में ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे उसका टैरिफ रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, अगर कोई बंदा अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से कम पे बेच रहा है तो एंटी डंपिंग मतलब ट्रेड डिस्टॉर्शन माना जाएगा क्या? कोई बंदा अपनी कॉस्ट से कम पे बेचे, डोमेस्टिक सेल प्राइस से कम पे बेचे, तो दोनों में से किस पे लगेगा, एक पर या दोनों केसेस में लग जाएगा ट्रेड डिस्टॉर्शन? दोनों केसेस में लगेगा, वेरी गुड। और दोनों केसेस में लगेगा और उसके बाद क्या रहेगा? बोथ केसेस, बराबर, बोथ केसेस में लगेगा। अच्छा, अब अगर मैं इसमें ये बोलूं कि ये नीचे बेचने के लिए सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है तो एंटी डंपिंग या काउंटरवेलिंग? और अगर बंदा खुद लॉस करके दे रहा है तो एंटी डंपिंग, हाँ या ना? करेक्ट, ठीक है, ये हो गया एस्केलेटेड टैरिफ ट्रेड डिस्टॉर्शन हो गया। इफेक्ट ऑफ टैरिफ में नयनशी क्या समझना है ये जल्दी से बता दो मेरे को। नयनशी जैन, यू हैड इफेक्ट ऑफ टैरिफ का कुछ इशू आ रहा था तुमको। फोर्थ वाला पॉइंट, देखो, अगर आप टैरिफ लगाते हो तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो 100 रुपए का था अगर उस पर 20 रुपीज टैरिफ लगाया तो 120 का हो गया। अब जब वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल से आके आपके देश में गिर रहा है 120 में, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट का भी दाम बढ़ाने का मौका मिल जाता है।
तो दाम बढ़ाता है तो उसको प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आता है तो वो मोटिवेट होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देख के, तो उसको देख के दूसरे लोग भी आते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। प्रेफरेंशियल टैरिफ सवाल आया है, और एमएफएन टैरिफ और प्रेफरेंशियल टैरिफ बता दो। एमएफएन टैरिफ बोले तो मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, जो आप सबको दे रहे हो। जिस देश के साथ फ्रेंडली टाइप है उनके साथ ट्रेड इजी एंड एट लोअर रेट्स, विद अदर्स इट विल बी एट अ हायर रेट, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ है। और प्रेफरेंशियल टैरिफ होता है जब आप किसी एक ऐसे एग्रीमेंट का सदस्य हो। कृपया करके लॉ की तरह ये मत सोचना कि प्रेफरेंशियल लगाऊं या एमएफएन लगाऊं। प्रेफरेंशियल टैरिफ और एमएफएन दोनों काम कर सकते हैं ऐसे में। एमएफएन कब काम करेगा? जब आपके सारे देशों के साथ एक सिमिलर रेट है, और प्रेफरेंशियल जब आप किसी देश के साथ एमएफएन हो अलग से। जो देश प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पे, उन्हें एमएफएन से भी सस्ता देंगे। क्लियर? और वो रेसिप्रोकल होते हैं, तू मुझे एक फायदा दे तो मैं तुझे फायदा दूंगा। सार्क हो गया, ओपेक हो गया, ईयू हो गया, नेफ्टा हो गया, ये सब। कुछ और इसमें? इंपोर्ट कोटा, इसका कल अपने को आरटीपी में क्वेश्चन था। एब्सोल्यूट कोटा में लाइसेंस था। फाइनेंशियल मेजर, आप एक्सचेंज रेट को बढ़ा के रख दोगे अफेक्टिंग कंपटीशन के अंदर, आप नियम बना के रख दोगे कि इन्हीं के थ्रू जाएगा सब कुछ। ये मेरे ख्याल से तुम लोगों ने एम्बार्गो, पता है एम्बार्गो इज रेगुलर वर्क या एम्बार्गो इज एट द टाइम ऑफ वॉर एंड इमरजेंसी सिचुएशन? जल्दी बताओ। सर, एम्बार्गो अप्लाइज इन केस ऑफ इमरजेंसी। वेरी गुड। अच्छा, सेफगार्ड और एम्बार्गो में अंतर क्या है? सेफगार्ड में एक प्रोडक्ट या एक सेक्टर के लिए होता है सेफगार्ड, और एम्बार्गो में पूरी कंट्री के साथ इशू हो जाता है। करेक्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, बैन ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टैक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स, एंड वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट में क्या होता है कि हम अपने आप खुद क्वांटिटी रोक लेते हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग करके। एम्बार्गो पूरी कंट्री के ट्रेड के साथ लगेगा बेटा। सेफगार्ड आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हो, ये ध्यान रखना। ओके। इसके बाद आप मेरे साथ है ना यूनिट 3 पे चले चलो, ट्रेड नेगोशिएशंस में। उसमें ध्यान रखना आपके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं डब्ल्यूटीओ के, उनका ध्यान रखना। डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स जो थे, वो सबसे पहला था ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, प्रेडिक्टेबिलिटी। आप लोगों को याद होगा, ये थोड़ा आपके स्टडी मटेरियल में ढंग से नहीं दिए हुए थे, मैंने आपको डिटेल आउट करके दिए हैं, इफ यू रिमेंबर। एम आई करेक्ट और नॉट? इसमें कहीं कुछ पूछना है?
एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ओके, ट्रिम्स, TRIM, की आपको इसके अंदर ये था कि when you give them a condition saying that you have to do this much of work from domestic country only. मैंने IKEA का एग्जांपल दिया था here. When you allow the FDI but you give the condition in FDI that you have to use this much of material from local producers only, so that is trade related investment measures. Undue conditions to foreign investors should not be given which reduces their freedom to work in the country. Correct? गौरव मेहरा, G20 इकोनॉमिक्स फैसिलिटेटिंग ट्रेड के अंदर सिर्फ G20 के बारे में दिया हुआ और उसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व है उनके नाम है, उसमें आपको क्या याद करना है, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो उसके अंदर, ये मेरे को बोलो। वो हमने स्टडी मटेरियल निकाल के उसको लाइन अप कर लिया था कि ये 12-13 कंट्री है और G20 में तो रेगुलर अपडेट्स चल रहे हैं उसके अंदर। प्लूरिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स जानवी वही होते हैं जो आप बहुत सारे लोग मिलकर साथ में साइन करते हैं, जिसको मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स और प्लूरिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बोलते हैं। मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स का दूसरा नाम है प्लूरिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। रजत जैन, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते ट्रिप्स, जिसके अंदर आपके पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लोगो, डिजाइन आप बिना पूछे बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते। जिस तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक तुमको और मेरे को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियो डालते समय आती है, सो दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Anything else you want to ask in this third unit? Okay, this gets sorted here. 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ओके, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड अपन अब क्लोज कर रहे हैं। अब अपन कहाँ पे चल रहे हैं सर? ये 2, 5 हो गए, 4 हो गए, 9। हाँ, अब आपके उसमें चले चलते अपन मनी थ्योरीज के अंदर, है ना। मनी थ्योरी ले लेता हूँ मैं आप लोगों का साथ में। ये मनी थ्योरीज आ गई सर। बेसिक फॉर्मूला, क्वांटिटी थ्योरी, मनी के जो फीचर्स है, इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रिकॉर्डिंग। एक सेकेंड, हाँ, Recording stopped. यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मनी के अपन लोगों ने डेफिनेशंस देखे हुए हैं। मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, जनरली एक्सेप्टेड, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। आपके पास इसका पीपीटी और इसका ये दोनों हैं। इसमें जो थ्योरीज ऑफ मनी थी उसके अंदर सबसे पहली थ्योरी थी अपनी MV इज इक्वल्स टू PT, बेसिक वर्जन फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसको QTM बोलते हैं। एंड ये मॉडिफाई हुई थी MV प्लस M-V' इज इक्वल्स टू PT, बराबर। इसके बाद नियो क्लासिकल अप्रोच आई थी जिसके अंदर उन्होंने MD इज इक्वल्स टू KPY किया था। सो मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव एज वेल एज प्रिकॉशनरी मोटिव, कैम्ब्रिज अप्रोच में। उसमें कैम्ब्रिज का K कांस्टेंट था। नाम ध्यान रखना, उन्होंने उसके 2-3 नए नाम बना दिए थे। नियो क्लासिकल, कैश बैलेंस, कैम्ब्रिज, 3 नाम हो गए। और उसका अल्टीमेट कंक्लूजन था ट्रांजैक्शन एज वेल एज प्रिकॉशनरी मोटिव। इसके बाद कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, उसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं।
precautionary motive, transaction motive, and speculative motive. Transaction motive will be based on your income, precautionary motive will be based on your tendency, and speculative motive will be based on the opportunity cost. आप मुझे बता देना अभी एक छोटा सा पॉइंट कि अगर मेरे पास कैश है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफी ऊंचा जा चुका है, तो मेरे हाथ में कैश है, शुड आई इन्वेस्ट इन द मार्केट और शुड आई इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स? अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ने का चांस है, मेरे हाथ में कैश है, तो मैं अभी बॉन्ड में रख लूं या होल्ड कैश करूं? तो याद हो गया है ना तुम लोगों को? वेरी गुड। चलो ये अच्छी बात है। अब इसी के अंदर आगे जाके उन्होंने इसको रीस्टेट किया था। कीन पोस्ट कीन्स डेवलपमेंट, तो इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस था, उसके बाद रीस्टेटमेंट था, हाँ या ना? हाँ बता देता हूँ, सारी वे वाली बता दूंगा, चिंता मत करो। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी एंड डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। इसका सिंपल सिंपल मतलब समझ लो, मेरे पास पैसा है, मैं पैसे को अगर इंटरेस्ट बेयरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट में लेके जाता हूं कहीं पे भी, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो एफडी हो, तो मुझे उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसमें मुझे ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन अमाउंट लगेगा। तो मैं ट्रांजैक्शन अमाउंट जितना कम होगा, मेरे ट्रांजैक्शन उतने ज्यादा होंगे, और अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट ज्यादा है तो मेरे कम ट्रांजैक्शन में बड़ा अमाउंट होगा। बेसिकली इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस यही थी बॉमल और टॉबिन की। उसका कहना है कि कमाई महीने में एक बार आती, खर्चा आप धीरे धीरे करते हो, तो फॉर द टाइमिंग आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ये लिखा है उसने। आया? तो ये बॉमल हो गया। इसके बाद फ्रेडमैन रीस्टेटमेंट ने बोला था कि आप जो कमाते हो वो एवरेज ऑफ 5 थिंग्स होता है। आपकी फिजिकल कैपिटल जो आप मेहनत कर रहे हो, आपके असेट्स है वो ह्यूमन कैपिटल, प्लस आपके रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और कैश, इन सब का एक एवरेज रिटर्न होता है। मिल्टन फ्रेडमैन ने रीस्टेटमेंट करा था। तो द फंक्शन डिटर्मिनेंट ऑफ मनी 4 हैं। Function of total wealth represented by permanent income divided by the discounting rate on 5 things: money, bond, equity, physical capital and human capital. करेक्ट? तो ये मिल्टन फ्रेडमैन ने बोला था। और आखिरी में रिस्क के बिहेवियर की बात करी थी। कई लोग हाथ में पैसे रखने के सुकून को ज्यादा मानते हैं वर्सेस रोज अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करने के बजाय। तो बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क जो था वो टॉबिन ने डेवलप करा था 58 में। लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, तो इंडिविजुअल होल्ड अ पोर्शन ऑफ हिज वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी because the rate of return on holding money was more certain than the rate of return of holding interest earning financial assets. They pay an extra return, but unlike money, their risk and actual return is uncertain. Optimal portfolios comprise of both bonds and money. याद आ गया? तो ये फर्स्ट यूनिट की तुम्हारी थ्योरीज हो गई थी। इसका ये समरी वाला क्या कहना चाह रही हो श्रेया? ये टोबिन का, टोबिन दोनों में है ना? टोबिन ने 2 जगह निकाला है, बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क में निकाला है और उधर इन्वेंट्री में भी है ना टोबिन। टोबिन 2 जगह है, टोबिन समझदार बनता गया है।
फिर अपने अपना लॉजिक देता गया है। ये 2 पेज की समरी है, तुम्हारे बहुत काम आएगी ये वाली। ये पूरी 2 पेज में पूरी समरी है कल सुबह के लिए। पढ़ी कि नहीं पढ़ी है समरी? बाकी सब में से किसी ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बाय द वे यू ऑल कैन मैसेज, आप लोग के मैसेज शायद हाँ सबको आ रहे हैं ना, मीटिंग ग्रुप चैट में आ रहे हैं। हाँ करेक्ट सर। इसके बाद हम है ना यूनिट 3 पर आए थे। इसके अंदर यूनिट 2 में सॉरी, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई अपना मनी मल्टीप्लायर। अच्छा एक बात बताओ, हाई पावर्ड मनी इज इशूड बाय हुम? गवर्नमेंट या आरबीआई? RBI. Very good. The total supply of money, which was developed by Anna Schwartz, has 3 components. So the overall supply of money gets impacted by 3 components. Name those 3 components. सर क्वेश्चन रिपीट कर दूं? ठीक है। और इतने सारे इकोनॉमिक्स के नाम रटना नहीं है। बॉमल, टॉबिन, सैमुअलसन, ये 4-5 लोग ये समरी में डायरेक्टली दिए हुए हैं। एक पेज ऊपर जा, समरी में नाम तक दिए हुए मेरे भाई। मैंने ये रहा, एक टॉबिन, फ्रेडमैन, बॉमल टॉबिन, मार्शल, पीगू, फिशर, सबके नाम के साथ दिया हुआ है यार। ऐसा क्या कर रहा है वैदिक? और 2 पेज में दिया हुआ पूरा चैप्टर। अब इससे भी ज्यादा समरी देनी हो तो फिर क्या बात है? सर मनी सप्लाई आती है सेंट्रल बैंक और बैंकिंग सिस्टम से। पूरी मनी सप्लाई को 3 चीजों से कनेक्ट किया जाता है: हाई पावर्ड मनी, रेशियो ऑफ रिजर्व टू डिपॉजिट्स एंड रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट। याद आया? सर सेंट्रल बैंक सप्लाई बढ़ाएगी तो सप्लाई बढ़ेगी। रेशियो ऑफ रिजर्व, अगर मैं रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाऊंगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी बताओ? और अगर मैं रिजर्व्स कम करूंगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, बराबर। अगर मैंने रिजर्व्स कम कर दिए, हाई पावर्ड मनी प्रिंट भी कर दी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पब्लिक को हाथ में कैश रखने की टेंडेंसी हो तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगा या स्लो हो जाएगा? मनी मल्टीप्लायर जीरो तब होगा जब आप पूरा का पूरा कैश जनरेट करोगे और मार्केट में डालोगे और उसको सब यूज नहीं करेंगे, अपने पास सेव करके रख लेंगे। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद है?
मॉनेटरी बेस मतलब क्या, जल्दी बताओ। मॉनेटरी बेस मतलब क्रेडिट मनी या हाई पावर्ड मनी? जो जो बच्चा क्रेडिट मनी बोल रहा है गलत बोल रहा है। ये रहा, ये दिख रहा है तुम्हारे सामने, इतने बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा है मैंने। मॉनेटरी बेस मतलब हाई पावर्ड मनी, कितना पैसा तुमने प्रिंट करा है, प्रिंट किया हुआ पैसा बैंक में है, हाथ में है, कहां पर है, उससे मनी मल्टीप्लाई होगी। तो मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस इज इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर। हाँ या ना? इट रिलेट्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई वेदर द मॉनेटरी बेस इज चेंज और नॉट। मनी सप्लाई बढ़ने पे कितना बड़ा, गलती करने वाले रजत जैन जी ठीक करें अपनी गलती, और पलसीकर साहब भी अपनी गलती ठीक करें, जल्दबाजी में गलत आंसर न दें। हाँ, इसमें एक क्रेडिट मल्टीप्लायर देखने का, इट इज ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का दूसरा नाम डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ये देख लिया डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ओके, इसके बाद अरे एक मिनट, हाँ अब अपन चलते हैं इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज समथिंग विच, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, चलो मुझे एक बात बताओ, बिना देखे एकदम रिकॉल करने की कोशिश। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, ग्रोथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल, मेंटेन प्रॉपर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, स्टेबिलिटी, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। याद आया? ये मैंने क्लास में रुक रुक के समझाया था, मैंने बोला था ये सारे काम जिसके लिए आप गवर्नमेंट को कोसते हो बेसिकली वो गवर्नमेंट के काम ही नहीं है। अच्छा, is it possible for now company now for individuals to invest in RBI government bonds directly? Yes or no? What is the name of the scheme? Sir, the name of scheme is RBI Direct. Correct. RBI Direct. Direct government bond purchased by individuals. ये याद है कि नहीं याद है? मैंने वेबसाइट भी ओपन करके दिखाई थी। ओके, अब चलो मुझे एक बात बताओ, टूल्स बाय विच वी कैन चेंज द मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट। इंटरेस्ट रेट, अगर मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो मार्केट में क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा या कम होगा? लोन का इंटरेस्ट रेट,
करेक्ट। और लोन का इंटरेस्ट रेट कम करूंगा तो क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा। एक्सचेंज रेट चैनल, अगर मेरी मेरी करेंसी अप्रिशिएट होती है फॉरेन करेंसी के सामने तो मेरे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा या नुकसान होगा? वेरी गुड। और अगर मेरी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो मेरे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा नुकसान होगा? सर फायदा होगा। वेरी गुड। अच्छा, अगर शेयर मार्केट नीचे जाता है, मैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता हूं तो जो बिजनेसेस लोन लेकर चल रहे हैं तो उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी या कम हो जाएगी? उनकी वैल्यूएशन कम होने से वेल्थ बढ़ेगी या कम होगी? और अगर वो कम हो जाएगी तो ओवरऑल मार्केट आगे बढ़ेगा या डिमोटिवेटेड रहेगा? करेक्ट। हाँ, तो समझ में आ गया है तुम लोगों को, ऐसा कोई इशू नहीं है फिर। मतलब ये सारे चार्ट और फ्लो चार्ट देखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है घर पे अब तुमको रिवीजन में? जरा जरा से बिल्कुल एक एक मिनट में एक एक चीज तैयार हो रही होगी पूरी। मतलब 5-5 मिनट में रिवाइज हो सकते हैं चैप्टर तुम्हारे अगर तुमने ढंग से पढ़ के रखे होंगे तो। बैलेंस शीट चैनल पुष्कर चौधरी कुछ नहीं है। आपकी बैलेंस शीट में अगर लोन बहुत ज्यादा है तो आपका जब लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो उसके कारण देखो बैलेंस शीट चैनल के अंदर क्रेडिट कम मिलेगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा तो वैल्यूएशन गिर जाएगा। और इससे वैल्यूएशन गिरेगा तो लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, रुक जाएंगे, काम रुकेगा ऐसा। हाँ, मुझे अब ये बता देना भैया, कैश रिजर्व रेशियो किसके पास होता है, आरबीआई के पास या बैंक के पास? वो चौधरी गलती कर दी। आरबीआई के पास नहीं होता। ओ सॉरी, बैंक के पास नहीं होता, आरबीआई के पास होता है। पुष्कर चौधरी गलत बोल गए तुम। उसका स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो रहता तो क्या रहता है, वो बैंक अपने पास मेंटेन करती है। दोनों का रेट डिसाइड आरबीआई करती है, बराबर। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के अंदर कैश होती है, गोल्ड होती है और अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज होती है। अनएनकम्बर्ड मतलब कहीं और गिरवी नहीं रखी है आपने उसको। उसके बाद आप जब अपनी लिक्विडिटी एडजस्ट करने जाते हो तो लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, रेपो एंड रिवर्स रेपो। अब रेपो का मतलब आप लोग मुझे समझाओ। बैंक टेकिंग लोन, तो अगर रेपो रेट ज्यादा होगी तो बैंक लोन कम लेगी, कम लेगी तो आगे कम बांटेगी तो मार्केट में क्रेडिट फ्लो कम होगा। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई टेकिंग लोन, तो अभी आज की तारीख में क्या है, अपनी जब लास्ट डिस्कशन हुई थी तो देखो रेपो और रिवर्स रेपो में कितना अंतर था। तो ऐसे में मार्केट में पैसा बांटना ज्यादा अच्छी बात है या आरबीआई के पास रखना अच्छी बात है, ये डेटा देख के बताओ। आरबीआई के पास रखना अच्छी बात है, 3.35 मिलेगा। कृष्णा जी क्या कर रहे हो? हाँ, आरबीआई के पास नहीं रखना है, वही तो। अच्छा, उसके बाद वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक एमएसएफ करके चीज होती है जो तुम्हारे नोट्स में सिर्फ एक वर्ड लिख के छोड़ दिया था। एमएसएफ रेट कौन सा रेट है, जो रेपो रिवर्स रेपो के बाद आएगा, नॉर्मल रेट है या ये पीनल इंटरेस्ट है? हम्म
और ये मल्टीपल ऑफ 1 करोड़ में होगा, बराबर। ये छोटा सा आपको अगर ये ध्यान हो तो टाइमलाइन बना के दिया था मैंने। करेक्ट। हाँ, ये टाइमलाइन नहीं होते तो समझ में नहीं आता करते क्या है वो लोग। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आपको रेपो रिवर्स रेपो मिल जाएंगे। रेपो रिवर्स रेपो से काम नहीं हुआ तो आप एमएसएफ पे जाओगे। एक मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बेसिकली क्या होती है कि जब एफडीआई का पैसा बहुत ज्यादा आता है तो एफडीआई में तो डॉलर आते हैं, उन डॉलर के अगेंस्ट हम लोगों को रुपीज इशू कर देते हैं। तो उसके चक्कर में जो रुपीज की सप्लाई बढ़ती है, उस सप्लाई को गायब करने के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम निकाली थी। आई समझ में? नहीं आई? योगिता, एमएसएफ बेटा, जब तुम्हारा जो लिक्विडिटी तुमको मेंटेन करना है, सीआरआर एसएलआर 18%, 4%, वो अगर 7 o'clock तक तुम्हारा मेंटेन नहीं हुआ या तुम्हारे पास एक्सेस पैसा रखा हुआ है, तो उस एक्सेस पैसे को तुम दे सकते हो, या तुमको पैसा आखिरी में चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए तो बोरो कर सकते हो। तो वो तुम 7 बजे तक कर लोगे तो रेपो रिवर्स रेपो से हो जाएगा। नहीं होता तो 7 से 7:30 के बीच में तुम्हें एमएसएफ पे जाना पड़ेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो कि एक टाइप का लेट वाला काम है, तो पेनल्टी लगती है एक तरीके से उसके अंदर। अच्छा, बैंक क्रेडिट इंपॉर्टेंट है या सेकेंडरी हो गया है आजकल? और बैंक क्रेडिट किसी से मैच होता है? इंपॉर्टेंट है या सेकेंडरी हो गया है? सेकेंडरी हो गया। भाई बैंक रेट पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था। पहले रिवर्स रेपो रेपो नहीं चलते थे, बैंक रेट से ही सारे रेट चलते थे। आजकल बैंक रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक रेट एमएसएफ रेट के बराबर है, जो कि पेनल्टी वाला काम करता है। ओके, आया नहीं आया? हाँ। अब इसके अंदर हमने है ना मनी सप्लाई के अंदर वो वाली मनी जो बात कर रहे थे, L1 L2 L3 L4 NM1 NM2 NM3, वो भी देख लेते हैं। M1 में करेंसी इन हैंड विद पब्लिक प्लस कासा डिपॉजिट्स। M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। फिर M3 में टाइम डिपॉजिट्स। कल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था अपन लोगों ने आरटीपी में, इफ यू रिमेंबर। याद आया? M1 में क्या शामिल नहीं होता है? सेविंग डिपॉजिट्स।
और वो टाइम डिपॉजिट्स। और M4 में M2 या M3 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ RBI। यस, सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट इज सेम। इसके बाद रिजर्व मनी थी, कह नहीं सकते नेहिल, न्यूमेरिकल कहां से क्या पूछे वो लोग, जितने हैं सब कराए हैं क्लास के अंदर, अपन ने एक एक न्यूमेरिकल किया है अपन ने। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मोहम्मद, कासा मीन्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। और न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स में क्या होगा, NM1 प्लस NM2 प्लस NM3। तो पोस्ट ऑफिस के कारण प्रॉब्लम चल रहा था, तो पोस्ट ऑफिस पूरा गायब कर दिया। तो NM1 के अंदर वही है जो M1 में था, करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स। उसके बाद NM1 प्लस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मतलब अप टू 1 ईयर में जो मेच्योर हो रहे हैं वो NM2 में, और मोर देन 1 ईयर है तो NM3 में, बराबर। उसके बाद गए थे हम L1 L2 L3। तो L1 में उन्होंने पोस्ट ऑफिस जोड़ लिया, L2 के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जोड़ लिया, और L3 के अंदर NBFC जोड़ लिया, और मन्नापुरम गोल्ड लोन एंड मुथूट फाइनेंस वो वाले। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी L3 की हुई, सबसे बड़ा क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई L3, सबसे ज्यादा लिक्विड M1, मोस्ट लिक्विड इज M1 जो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, सबसे कम लिक्विड L3। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट, एक माइक्रो का क्वेश्चन है, अगर अपन इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं और क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो अपन प्राइस इलास्टिसिटी आर्क से निकालेंगे या नॉर्मल से निकालेंगे। ओके, ये मैं क्वेश्चन बार बार एड्रेस कर चुका हूं, फिर से बोलता हूं। प्राइमा फेसी आप आर्क से चलना, अगर वेरिएशंस लार्ज होंगे तो आर्क इलास्टिसिटी ही काम आएगी, बराबर। और अगर वेरिएशन स्मॉल है तो नॉर्मल मेथड से हो जाएगा। आपको वहां पर जनरली वो लोग क्लियरली मेंशन करके देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो पहले आर्क से निकालना, और फिर आर्क का आंसर मैच नहीं हो तो नॉर्मल से निकालना। ओके, मिस्टर डॉट 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 डॉट, इन्होंने नाम ही नहीं दिया अपना कहीं। नंदिनी, मिड पॉइंट मेथड क्या है? मिड पॉइंट मेथड मतलब आर्क इलास्टिसिटी मेथड है। ये अपनी क्लास में अपनी नोट्स में लिखा हुआ है कि आर्क इलास्टिसिटी को मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। कमाल करते हो यार, आखिरी दिन तुम लोग है ना अलग ही मस्ती में रहते हो। वैसे डर वर लग रहा है क्या तुम लोगों को, कि डर वर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा? लगना भी नहीं चाहिए। कॉब डगलस के क्वेश्चन परेशान कर रहे थे, कुछ नहीं, चमकाने के लिए दिए थे रे, इसमें कुछ नहीं ऐसा। मॉक टेस्ट जरा ज्यादा था। कल सब जने मेरे को क्वेश्चन याद से बता देना रे, कौन कौन से क्वेश्चन आए एग्जाम में, नहीं तो भूल जाते तुम लोग, बताते नहीं हो। क्यों, पेपर लाने दे रहे हैं कि नहीं है तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर? बढ़िया, फिर तो कल पेपर ही आ जाएगा। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो, मेरी तरफ से तो हो गया है, अब तुम लोग अपनी पढ़ाई कर लो अपने हिसाब से। नेशनल इनकम के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल्स है मैंने क्लास में सब करवा दिए एक एक करके, वापस से उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है तुम्हारे ऐप में, तुमको चाहिए तो एक बार बैठ के देख लेना। हाँ, इलस्ट्रेशन आप देख लो, वो भी बोलो इलस्ट्रेशन देख के जाओ।
तो मनी थ्योरी भी करा दिया मैंने तुम लोगों को, इंटरनेशनल ट्रेड भी करा दिया मैंने, पब्लिक फाइनेंस भी करा दिया तुम लोगों को। नेशनल इनकम के अंदर जीडीपी, जीएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट को समझाना है क्या तो बता दो। उसमें ना पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम याद रखना, मैंने एक लाइन बहुत खींच खींच के पढ़ाई क्लास के अंदर। नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम सेम नहीं होती, सारी पर्सनल इनकम जोड़ लोगे तो भी नेशनल इनकम नहीं आएगी, क्योंकि पर्सनल इनकम के अंदर वो पैसा जो मुझे मिला, भले कमाया हो या नहीं कमाया हो, वो भी शामिल है। ये याद है या नहीं? ट्रांसफर इनकम इंक्लूड रहती है, ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं उसके अंदर। ओ हर्ष, भूल के भी ऐसा मत कर देना एनएनपी एट एफ सी इज इक्वल टू पी आई, मर जाएगा। वो नेशनल इनकम को तू पर्सनल इनकम बोल रहा है, जो मैंने मना करा वही तू बोल रहा है वहां बैठ के। राम 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 राम, पाप लगेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट गिरिराज जी, ये होता क्या है ये तो बताओ। मेल पे भेजी फाइल उनको, उनको मैसेज भी डाल दिया, उनका ओके में मेरे मेल से डाली। पब्लिक डेट मैनेजमेंट मतलब पलक, उसमें क्या पूछना है? ओके राजा, डिस्पोजेबल इनकम मतलब पर्सनल इनकम में से आपके जो पर्सनल टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस, वो हटा दोगे तो डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने लायक पैसा जो हम उड़ा सकते हैं। ठीक है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट के अंदर आप पब्लिक डेट तब बोरो करते हो जब आपको मार्केट में और खर्चा करना रहता है, तो पब्लिक डेट आप बोरो करते हो। बोरो करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करती है, और पब्लिक डेट दो तरीके से आता है, स्मॉल सेविंग एंड बॉन्ड्स। और आपको वो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर याद रखना चाहिए। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी इज कंजम्पशन, कंजम्पशन में ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड कंजम्पशन बेस्ड ऑन योर इनकम। तो सी को करते हैं ए प्लस बी वाई प्लस आई को एक्सोजेनस मानते हैं, एक्सटर्नली ड्रिवन, तो पैरेलल लाइन आती है। फिर जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी पैरेलल लाइन चलती है, और एक्स माइनस एम, तो हर बार वो आप एक बेसिक बना लेते हो, उसके बाद आगे सेकंड, थर्ड, 2, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में जाते हो, तो वो आपकी जो लाइन है वो ऊपर चलती जाती है। तो आपका इनकम, एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम लेवल ऊपर जाता जा रहा है। ये मेन चीज थी उसके अंदर। श्रेया, 3rd सेक्टर और 2nd सेक्टर में तुमको जो डिफरेंस है मैं बता देता हूं अभी से। 2 सेक्टर में तो गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट आती तो गवर्नमेंट के कारण सेविंग्स में एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसी पैरेलल लाइन आती है नीचे सेविंग में। और वही चीज जब ऊपर जाती है तो कंजम्पशन ए प्लस बी वाई का जो चलता रहता है अपना, उसके ऊपर एक लाइन चली जाती है। तो बेसिकली तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड लेवल ऊपर बढ़ जाता है, तो तुम्हारा इनकम आउटपुट लेवल और ऊपर बढ़ जाएगा उससे। सो बेसिकली वो बताना ये चाहता है कि जैसे ही गवर्नमेंट एंट्री लगती है, वो खर्चा करती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम लेवल बढ़ते हैं, एक्टिविटी लेवल बढ़ती है। फिर इसी के अंदर जब सी प्लस आई हुआ, फिर उसके बाद आपका जी हुआ, तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद अगर एक्स माइनस एम 4th सेक्टर पे आप जाओगे, तो उसमें अगर आप नेट एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हो तो आपकी एग्रीगेट डिमांड और बढ़ेगी। पर अगर आपके नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है तो एग्रीगेट डिमांड लेवल सी प्लस आई प्लस जी से कम हो जाएगा। ये क्लास में मैंने पता है एक एक करके तीनों डायग्राम एक साथ खड़े होकर समझाए थे। अब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दलाल साहब, आपने देर से क्लास ज्वाइन करी, शायद आप स्पेक्युलेटिव पर्पस और ये सब समझा दिया। आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग नाउ। ये रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी आपको, आप देख लेना। अभी याद आ गया श्रेया?
चलो मेरे ख्याल से इट्स मोर और लेस सॉर्टेड। तुम लोग आराम से मस्त अपनी इच्छा से थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करो। कल फिर से अगर टाइम मिलता है, सुबह दिन को पेपर है ना 2 बजे। हाँ तो सुबह है ना, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस एक बार देख के चले जाना सारे के सारे। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस देख कर जाना। ओके। विश यू ऑल द बेस्ट। चलो, सी यू, बाय बाय। Recording stopped.